तो हम बच्चों डेफिनेशन पढ़ रहे थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और सबसे पहली डेफिनेशन वेल्थ की किसने दी थी दुनिया को बच्चों? एडम स्मिथ ने दी थी। और ये बोलता था कि भाई पैसा ही इकोनॉमिक्स है। वॉज इट हिज फॉल्ट चिल्ड्रन? नो, क्योंकि जिस समय में इसने डेफिनेशन लिखी, इसको क्या लगता था? भाई पैसा है तभी सब कुछ है, वरना सब बेकार। तो अगर मैं आपकी जनरेशन से पूछूं कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको एसी ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगेगा या फ्लाइट से? हाँ, क्योंकि आप जब पैदा हुए तो आपके घर की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, वहां पे एयर कंडीशन का ट्रैवल एक नेसेसिटी हो गया था। तो आपके लिए लग्जरी क्या होगा? फ्लाइट। आपकी अगली जनरेशन क्या बोलेगी? फ्लाइट नहीं सर, चार्टर्ड प्लेन। तमीज से बोलिए जरा, इज दैट अंडरस्टूड? बट हमारी जनरेशन जो थी, उनके लिए नेसेसिटी थी ट्रेन में ट्रैवल करना है। अरे चुरमुरा ही मिलेगा फिर तो थ्री टियर ट्रैवल वॉज जनरल, और एसी में ट्रैवल करना तो लग्जरी थी। और आज एसी थ्री टियर का हाल तो आप जान ही चुके होंगे। टू टियर भी मेरे को लग रहा है 2-3 साल में थ्री टियर बन ही जाएगा। समझ में आ गया? तो भाई अकॉर्डिंगली थिंग्स गेट चेंज। हमारे लिए टू व्हीलर चलाना यूज टू बी अ लग्जरी, यूज टू बी अ लग्जरी। बट आज बच्चा पहुंचा नहीं 9th और 10th में, घर वालों ने उसको फोकट का रामू काका बना दिया। गाड़ी सिखा दी, सारे नौकर वाले काम कराने लग गए, वो भी फोकट में, एक पैसा नहीं देते हैं। और बच्चे क्या लग रहा है? हमारी शान है। इससे अच्छा तो ओला उबर चला लो, कुछ कमाई हो जाएगी कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। एक बार मेरे घर वालों ने मेरे को भेज दिया सब्जी लेने के लिए, मैं ले आया ठीक ठाक। फिर भेज दिया दूसरी बार, मैं समझ गया इनको फ्री का नौकर मिल गया है। फिर एक बार मैं सब्जी लेने गया, मैंने पूछा बैंगन कितने रुपए किलो है? कह रहा है 40 रुपए किलो। मैंने सड़ा बैगन कितने रुपए किलो है? कह रहा भैया जी सड़ा क्यों खरीद रहे? मैंने तुमसे मतलब? कह रहा 20 में लगा देंगे। मैंने लाओ भाई दो। घर वाले बोले बड़ा बेकार बैगन ले आए। मैंने कहा जितनी अकल थी उतना काम किया है। उसके बाद से कभी आज तक सब्जी लेने भेजा ही नहीं। समझ में आ गया? इकोनॉमिक्स इसी को बोलते हैं बच्चों, कैसे अपने समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। तो अगर आपको गली मोहल्ला घूमना, गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो 2-3 नौकरियां पकड़ सकते हैं। ओला कैब, उबर, ये वो। या गली गली गोबर बटोरना चालू कर दे, उससे कंडी वगैरह बना के अमेजोन में 25 रुपए का एक पीस बिकता है काउडंग केक, मोहल्ले में 2 रुपए की मिलती है। तो अमेजोन में भेजिए, 5,000% का प्रॉफिट है। समझ में आ गया? तो फालतू ना घूमे। तो भाई एडम स्मिथ को जो नजर है उस बेचारे ने बोल दिया, उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो इसकी डेफिनेशन को 3 बातों पे सो कॉल्ड किया गया क्रिटिसाइज। पहली बात क्या थी? यार तुम बड़े गिरे हुए टाइप के नीच आदमी हो, हमेशा पैसे की बात करते रहते हो, कुछ और भी तो बोल लिया करो। मैं नहीं बोल रहा हूं, एल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा बोला था। He gave importance to wealth, but he so called didn't give any importance to what children? Moral values. आपके घर में गेस्ट आए और भाड़ से दरवाजा बंद करके आप भाग गए, गेस्ट क्या बोलेंगे? हमारे ही बच्चों की तरह इनके भी बच्चे। समझ में आ गया? तो मतलब आप जितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लें, अगर आपके अंदर मॉरल वैल्यूज ही डेवलप नहीं हुई, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में तो पापा में जूता चप्पल मार के डेवलप कर ही देते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं हो पाता है। तो किस स्टूडेंट को आप अच्छा स्टूडेंट मानेंगे? परसेंटेज 99, मॉरल वैल्यू अंडा, या परसेंटेज चलिए 75 और मॉरल वैल्यू तो सर 101% है इसके अंदर? परसेंटेज कम भी हो चलेगा, इंसान बनिए इंसान, रोबोट बनने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? पता लगा मोहल्ले में किसी की तबीयत खराब है, आपका एग्जाम है 1 हफ्ते बाद, और वो आप कह रहे हैं जहर दे दो जहर दे दो, बार बार डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, क्या आप ऐसा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों इन्होंने भी क्या किया ना, मॉरल वैल्यूज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगेन गलती इनकी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने उस माहौल को देखा था वेयर एवरीथिंग वाज मनी। तो इन्होंने यही बोला भैया इकोनॉमिक्स यही होता है और कुछ नहीं होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? आपने नाम सुना होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का। अपने माता पिता की शायद 12th या 13 संतान थे, नॉट नोइंग एग्जैक्टली, शायद। और पेंटिंग, सिंगिंग, डांस, ड्रामा में बड़े अच्छे थे वो। क्यों अच्छे थे? भाई रईस खानदान को बिलोंग करते थे, नौकरी कमाई धमाई का कोई टेंशन था ही नहीं। हमें भी अडानी जी अगर आज गोद ले लें, हम भी पेंटिंग वेंटिंग करने लग जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? तो इंसान का जैसा एटमॉस्फेयर होता है ना, जैसा उसका एनवायरमेंट होता है, बेचारे की सोच भी वैसी ही हो जाती है। तो अगर आपके अगल बगल मोहल्ले में सब लोग ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, तो आप भी क्या करेंगे? सर कपड़ा वही सड़क से खरीदेंगे, लेबल खरीद लेंगे, 5 रुपए का चिपकवा लेंगे। सिंपल। एंड इन्होंने अजम्पशन किस चीज का लिया था? इकोनॉमिक मैन, मतलब पर्सन इज ओनली एंड ओनली ड्रिवन बाय हिज और हर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट।
उसको दूसरे की कोई भी चिंता नहीं है। अब अगेन क्रिटिसाइज किया गया तो चलिए मान लेते हैं, बट क्या आप मानते हैं कि पूरी गलती इसी की थी? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपके दादाजी से कोई बोले या आपको बोले दादाजी तो बहुत काम करते थे यार, पता नहीं कितना पैसा उनको कमाना था, इसलिए क्योंकि भाई पाकिस्तान से आए थे डिवीजन के टाइम पे, सारा जमीन जायदाद वहीं सब छोड़ के। सो दोज पीपल हु केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड दोज हु वेंट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, बेचारे हैंड टू माउथ थे, तो उनको सबसे पहले क्या करना, पेंटिंग बनाए। अरे घर कैसे चलेगा भैया, उसकी चिंता करनी है। तो लोगों ने ज्यादा इंक्लिनेशन किस तरफ रखा, कैसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके सो कॉल्ड पैसा कमा ले। इसीलिए हिंदुस्तान की आज 141-42 करोड़ की जनसंख्या है बच्चों, दे आर सुपर अडेप्टेबल। आई रिपीट चिल्ड्रन, दे आर सुपर अडेप्टेबल। और विदेश में भी जाते हैं इंडियन, बड़ी मेहनत करते हैं, और इसीलिए विदेशी लोग इंडियन से बड़ा खिसियाते हैं। हमारा तो और डॉलर मिले, 2 घंटा और टाइम, अरे हम 4 घंटा करेंगे, ऐसी क्या बात है, पैसा दो हमको बस। इज दैट क्लियर? अमेरिकन इंसान, इट्स 5 o'clock, माई ऑफिस इज ओवर, क्योंकि उनको भाई पैसे की कोई कमी है ही नहीं। तो क्या बच्चों एडम स्मिथ को आप दिल से बुरा मानते हैं? नहीं सर, रोना आ रहा है सर बेचारे के ऊपर, बेचारे ने बड़ी समस्याएं झेली होंगी। चलिए, तो इनकी डेफिनेशन को किसने क्रिटिसाइज किया? तमीज से बोलिए, प्रोफेशनल मार्शल, प्रोफेसर मार्शल हैं आप। तो मार्शल ऐसे बोलते, कोर्ट मार्शल करा के आए हैं, या आप घर में झाड़ू को चला मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। तो इन्होंने बोला भाई तुमने जो लिखा मैं इससे बिल्कुल भी परे नहीं हूं, बट तुमने थोड़ा कम लिखा। आई रिपीट, तुमने थोड़ा कम लिखा। तुमको लिखना चाहिए था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ प्लस इट शुड कंप्राइज ऑफ वन मोर थिंग। व्हाट इज दैट? वेलफेयर। व्हाट इज दैट? वेलफेयर। तो मैं आपको एक अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं बच्चों। 2018 में नहीं, 18 में नहीं, 2019 में मैंने एक नई कार खरीदी, मारुति इग्निस, और उसको साफ करने के लिए ₹950 का एक टॉवल क्लॉथ खरीदा। घर आके डांट भी खाई, ₹950। नहाने के बाद खुद बदन पहुंचने 200 रुपए तौलिया खरीदते हैं, और आज तक वो सच मानी इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं इस्तेमाल हो पाया? महंगा है, खराब हो जाएगा। तो क्या फायदा हुआ खरीदने से? क्या फायदा हुआ? ये ₹950 स्टॉक मार्केट में लगाया होता ना, पैसा डबल हो गया होता अभी तक कम से कम। तो अल्टीमेटली वेल्थ तो है, बट वेलफेयर नहीं है। तो तौलिया खरीदते समय मेरे अंदर एडम स्मिथ की आत्मा आ गई थी, और आज तक प्रोफेसर मार्शल की आत्मा नहीं आ पाई, क्या मैं उससे कुछ वेलफेयर ले लूं। ऐसा ही सर हमारे घर में भी है। मम्मी ने सर महंगा वाला बोरोसिल का 10,000 का डिनर सेट खरीदा, आज तक सर बस शोकेस में सजा हुआ है, मोहल्ले वाली आंटियों को जलाने के लिए। देखो मेरे पति ने कितना महंगा डिनर सेट खरीद के दिया है। तो मम्मी के अंदर भी किसकी थॉट प्रोसेस जागी हुई है? एडम स्मिथ की। और उन्होंने आज तक उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मेरे को काम वाली एक तोड़ देगी तो खरीदे काय हो? इससे अच्छा फिक्स डिपॉजिट करवा दो बैंक में, म्यूचुअल फंड खरीद दो कि पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नहीं समझे? समझ में आ गया? कुछ लोग कार खरीदते हैं, दिन भर मरे रहते हैं, उसी के अंदर बैठे रहते हैं, वेलफेयर ले रहे हैं, वेलफेयर ले रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इन्होंने डेफिनेशन क्या दी बच्चों? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन, सर नॉट वुमेन्स एक्शन। नहीं नहीं नहीं, बोथ मतलब मैन मतलब इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये आधी डेफिनेशन थी। इट इंक्वायर्स, कहां से उसके पास पैसे आएंगे और कहां वो उस पैसे को खर्च करेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, यहां तक की जो डेफिनेशन है ये पूरी की पूरी एडम स्मिथ की ही है। इकोनॉमिक्स हम उस चीज को बोलते हैं जो आपको एक तरीका सिखाती है कि कैसे आप इनकम इकट्ठी करें। यही बात तो एडम स्मिथ ने बोली थी, यही बात प्रोफेसर मार्शल ने आधी डेफिनेशन में बोली। बट आधी डेफिनेशन में इन्होंने एड ऑन क्या किया चिल्ड्रन? हाउ ही स्पेंड्स इट, कैसे आप पैसे को खर्च करते हैं। हेयर कम्स द फिनोमेना ऑफ व्हाट? वेलफेयर। समझ में आ गया? तो आपके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा, बट उनके बच्चों को वो सड़क की चाट तक नहीं खाने देते। क्यों? बीमार पड़ जाओगे, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? उनके बच्चों ने एक दिन बोल दिया पिताजी को, मरेंगे ना, इसी पैसे से आपको सो कॉल्ड वो अर्थी चिता जलाएंगे आपकी। समझ में आ गया? बट आपके पापा तो भैया बहुत बढ़िया, जाओ 2 पत्ता फुल की सर के लिए पैक करा के ले जाओ, वापसी में 3 पिज्जा उनको देते आना। तो भाई किसके घर में वेलफेयर है, आपके घर में या पड़ोसी घर में? क्या सच्चाई बताएं सर, हमारे पापा गंदी गंदी चीजें नहीं खाने देते। तो यहाँ पे हमारे मार्शल अंकल क्या बोलते हैं कि भाई कैसे आप पैसा कमाएंगे ये भी स्टडी है, और कैसे आप उसको खर्च करेंगे। तो एक तरफ वो स्टडी है वेल्थ की, और दूसरी तरफ वो स्टडी किसकी है चिल्ड्रन? मैन की। ये जो स्टडी ऑफ मैन है यही है, कहां से इनकम आएगी और कहां पे हम उसको चिल्ड्रन खर्च करेंगे। तो इनकम वाली बात अगेन बिलोंग्स टू व्हाट?
वेल्थ पार्ट, और स्पेंडिंग वाली बात चल रही है वेलफेयर। समझ में आ गया? पक्का? मेरे पास 2 मोबाइल फोन है, एक ये वाला एंड्रॉइड छाप, ये 90% दिन में काम करता है, दिन में 2 बार चार्ज होता है ये। और ये आईफोन है, सस्ता मिल रहा था, खरीद लिया बच्चों, 1,03,000 का था, 36,000 मिल गया। ये हफ्ते में बस एक बार चार्ज होता है। तो क्या कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बुद्धि खिसक गई थी मेरी जब मैंने इसको खरीद लिया। पछता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में लगा दिया होता पैसा बढ़ जाता। घर में भी 4 बार बोलता हूँ, घर वाले क्या कहते हैं पता है? खाना मत खाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। समझ में आगे, एफडी करवा दो। तो ये वेल्थ है एडम स्मिथ, और ये क्लास लेने के काम भी आता है, बात करने के काम भी आता है, गुस्सा है तो मारने की भी काम आएगा। क्या हम ये आईफोन में ऐसा रिस्क ले पाएंगे? सर दिमाग खराब हो गया क्या सर? समझ में आ गया? तो ये एडम स्मिथ है और ये प्रोफेसर मार्शल है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही 2-2 खरीदे गए हैं। तो झटपट बच्चों ये पूरी डेफिनेशन, साथ में मैंने जो मेहंदी लगाई है आप भी लिख लें झटपट फास्ट। बल्कि बच्चों ये वाला पार्ट डेफिनेशन का कॉपी करिए तो दिस इज मच बेटर। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. It examines how that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Attainment मतलब कैसे आप wealth को acquire करेंगे, और so called material requisite of well-being का मतलब हो गया कैसे आप इस पैसे से welfare करेंगे। तो वो इंसान जो पैसा कमाता तो बहुत है बट एक नंबर का कंजूस है, क्या आप उसे इंसान बोलेंगे? नहीं सर, वो सर हैवान है, जानवर है। तो अंबानीज और अडानीज अरबों खरबों रुपए कमाते हैं और खर्च भी करते हैं गरीबों में। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, लिस्ट में मेरा नाम तो है ही बट अभी आ नहीं रहा नंबर। तो सो कॉल्ड दे आर एक्चुअल ह्यूमन बींग्स। आपकी लॉटरी निकल आई 1 करोड़ रुपए की, सरकार को टैक्स देने के बाद आपने गरीबों में 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो यू आर प्रोफेसर मार्शल। और पूरा पैसा ला कर अगर घर में बंद करके रख दिए तो यू आर एडम स्मिथ। पता लगा 2 साल बाद सारे नोट को दीमक चढ़ गई। लिख लीजिए फास्ट। तो मार्शल की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आई हमारे सामने बच्चों? इट इज अ सोशल साइंस। अब ये क्या नाटक है सर? जो बच्चों आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब पढ़ा था ना, जहां पे रूल्स यूज टू रिमेन सेम फॉर एवरीबडी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या अलास्का में 45 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, इलाहाबाद में 55 डिग्री पे? नो, हर जगह 100 पे ही बॉयल होगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दिस इज नोन एज व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट साइंस। और इजी करके समझाता हूं। एवरी लॉजिक, every principle, every reason which remains the same and doesn't change from person to person। मेरे को रेड लाइट का जो वेवलेंथ रिकॉर्ड करने पे डिवाइस पे मेजरमेंट नजर आएगा, आपको भी वही नजर आएगा, सबके लिए सेम होगा। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। मैंने पानी पिया, हो सकता है मेरे को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले, आपने पानी पिया, हो सकता है सेटिस्फैक्शन आपको कम मिले। किसी को होली खेलना अच्छा लगता है तो किसी को दीपावली। नहीं बोलेंगे तो नेगेटिव माइंडेड हो जाएंगे ना। समझ में क्या? अब लड़कियों के लिए बेस्ट फेस्टिवल क्या है? रक्षाबंधन। उनका बस चले 365 दिन रक्षाबंधन। लड़कों के लिए सर आत्महत्या कर लेंगे सर। सर लॉस ही लॉस है सर। मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं अगले जन्म मुझे लड़की बनाए हो। तो सो कॉल्ड सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। सो दैट बिहेवियर which changes from person to person children is known as social science। सोशल साइंस। तो चाहे मैं टिक्की बनाऊं चाट के ठेले पे, चाहे आप बनाएं, रेसिपी विल फॉलो विल बी सेम बट टेस्ट हो सकता है अलग अलग हो। आपको पता है कस्टमर पैसा प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। झहुआ भर मिर्चा, झहुआ भर मतलब अबंडेंट मिर्चा झोंक दिया आपने। समझ में आ गया? तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस इज दैट लॉजिक, दैट रूल, दैट प्रिंसिपल विच रिमेन्स सेम, विच रिमेन्स सेम। तो मेरा और आपका अगर आईसाइट का नंबर सेम है, लेट अस से -2.25, तो दुनिया जहां से कहीं से भी लेंस लगवा ले वही रीडिंग रहेगी, बट फ्रेम का डिजाइन चेंज हो। कोई गांधी जी टाइप पहनेगा, किसी को अगर चश्मा नहीं मिला तो गांधी जी को उतार लिया जाके। वो एक मूवी में था ना, अरे रईस मूवी, शाहरुख खान की, बैटरी बैटरी बोलते थे उसको, मूवी जरूर देखा करो। तो दिस इज कॉल्ड एज सोशल साइंस एज सच। मैंने भी एंड्रॉइड एनेबल डिवाइस खरीदी, आपने भी। माइनस घटिया वाला सस्ता वाला 2 कौड़ी का रेडमी, आपने खरीदा 1+2 -3 × 4 डिवाइड। तो दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? सोशल साइंस। बट एवरीबडी हैज एंड्रॉइड डिवाइस, तो क्या हो गया ये? एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो हमारे मार्शल चाचू ने क्या बोला? दैट पर्सन टू पर्सन वेलफेयर विल कीप ऑन चेंजिंग। हो सकता है एक ग्लास लस्सी पी के
मेरे को जो सेटिस्फैक्शन मिला आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। वेल्थ इज अ मीन्स एंड नॉट एन एंड। अब सर इसका क्या मतलब है? मार्शल ने कहा कि जो वेल्थ है ना दुनिया में, इट इज ओनली अ रिसोर्स फॉर व्हाट? टू सेटिस्फाई नीड्स बोल लें या ह्यूमन वांट्स बोल लें, प्रैक्टिकली एक ही चीज है, थ्योरेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कुछ लोग मरे रहते हैं पागल की तरह सुबह से लेकर शाम तक, बस चलो 24 घंटा पैसा कमाएं। कैसा कमाई कोई फायदा होगी बच्चों? खर्च करने के लिए भी टाइम होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, आप कमाइए भयंकर, मेरे को सब दान करते जाइए, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो मार्शल बाबू ने क्या बोला कि भाई पैसे को आप सब कुछ ना समझ लें, पैसा इज ओनली अ मीन्स टू सेटिस्फाई योर वांट्स, and the central point that is main thing in this definition is what children? Man's material welfare। तो पैसे तो बहुत है, बट आप सेटिस्फाइड नहीं है उस पैसे से, तो आपका पैसा किसी काम का नहीं है, आप मेरे को दान कर दीजिए उस पैसे को। मैं नहीं बोल रहा हूं, मार्शल ऐसा बोल रहा था। समझ गए सब लोग? किसी ने 15,000 रुपए का मैट्रेस खरीदा, दिन में 8 घंटा सो रहा है। किसी ने 15,000 का मैट्रेस खरीदा, 25 घंटे सो ही रहा है। समझ रहे हैं नमन जी? क्लियरली अंडरस्टूड? रिकॉर्डिंग में 2-4 लोगों का नाम भी आ जाएगा, यूट्यूब में चले जाएंगे वो लोग कम से कम। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो जिसने 15,000 का मैट्रेस खरीदा, 2 घंटे सोया, जा रहा हूं पैसा कमाने, देर हो रही है, उसका नाम क्या रखेंगे? एडम स्मिथ कहीं का। और जो 25 घंटे सो रहा है, क्लास में लेट आ रहा है, एल्फ्रेड मार्शल, सॉरी प्रोफेसर मार्शल। समझ गए इस बात को? तो डेफिनेशन के साथ फीचर्स कॉपी करें। फिर इस बेचारे की डेफिनेशन को भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया। सर ये तो ऐसा लग रहा है दुनिया कहीं से किसी को नहीं छोड़ती है। लिखिए फास्ट। चलिए बच्चों, अब जैसा हम जानते हैं कि अगर आप ब्लू कलर की बाइक खरीदेंगे तो सो कॉल्ड आपका दोस्त बोलेगा रेड नहीं खरीदे, ब्लैक लेंगे तो कहेगा ब्लू तो नहीं खरीदे। तो भाई आप जो भी करेंगे, सामने वाले कुछ लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे करेंगे। लोगों ने गांधी जी को नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा, तो हमारी क्या हैसियत है? तो मार्शल चाचू की डेफिनेशन भी क्रिटिसाइज हो गई, और इसको क्रिटिसाइज करने वाले थे लियोनेल रॉबिन्स। कौन थे? लियोनेल रॉबिन। रॉबिन हुड पांडे मत समझ लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में सलमान खान लिख के चले आएंगे। ओके, इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, पैसा हो, ये एडम स्मिथ ने बोला था, पैसे से वेलफेयर हो, ये मार्शल चाचू बोल के चले गए। इज दैट क्लियर? बट व्हाट अबाउट दोज कंट्रीज जहां पे चीजें पूरी तरह से अवेलेबल ही नहीं है, दैट इज टू से वेयर थिंग्स आर हाईली स्कैर्स इन नेचर चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? तो जहां पे चीजें स्कैर्स है, स्कैसिटी है, वहां पे इकोनॉमिक्स क्या होगी? तो वहां पे इकोनॉमिक्स वो होगी व्हाटसोएवर आर द अवेलेबल रिसोर्सेज। इन अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज क्या होगा? मैं एक छोटा सा आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन। स्ट्रीट लाइट सबने देखी होगी अपने जीवन में, बट आप क्योंकि 2006, 7, 8 की पैदावार हैं, तो आपने पुराने जमाने की स्ट्रीट लाइट कभी भी नहीं देखी होगी शायद। उस जमाने में बल्ब कौन सा होता था पता है आपको बच्चों? हैलोजन बल्ब होता था। कभी देखा आपने ये ऑन होने के बाद 15-20 मिनट लेता था लाइट अप होने में, गैस वैस भरी होती थी। ये बल्ब काफी महंगे आते थे और काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता था इनका। तो गवर्नमेंट को क्या लगा कभी इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन स्ट्रीट लाइट के लिए? स्ट्रीट लाइट का तो कोई पेमेंट भी नहीं करता है बेसिकली, बल्कि स्ट्रीट लाइट में ही लोग के टेक्नोलॉजी कटिया लगा कर घर बत्ती यूज कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ये स्ट्रीट लाइट का जो खर्चा है ये बहुत ज्यादा है, और अगर बल्ब फ्यूज हो गया टेम्परेचर के प्रॉब्लम से, तो भाई घड़ी घड़ी इसको बीच बीच में बदलना पड़ता है। तो कुछ ऑल्टरनेट ढूंढा जाए, और इसका ऑल्टरनेट क्या आ गया चिल्ड्रन? एलईडी बल्ब आ गए। बड़ा सा ट्रे सिस्टम है, 30-40 लगे हैं छोटी छोटी चिप्स, लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, सबको पता होगा। ये 2-4 खराब भी हो गए, पूरा नाराज हो जाएगा? नो, कुछ तो जलेगा ही चलेगा। अब एक हैलोजन जलाने में जितना खर्चा आता है बच्चों, उतने में, बहुत ज्यादा फिजिक्स तो मेरे को आती नहीं है, 25 एलईडी तो जल जाएंगे। जितने में एक पोल पे लाइट लगती है उतने में लगभग पूरा मोहल्ला कवर हो जाएगा। तो व्हाट वी शुड डू? रिसोर्सेज को कैसे यूज करें? हैलोजन या एलईडी से? एलईडी से यूज कर सकते हैं। आपके घर में पहले वो बड़ा वाला टीवी होगा, मम्मी डराती भी होंगी, कुछ गड़बड़ी करो गर्दन पकड़ फेंक दूंगी इसी के अंदर, टूट भी जाता था, वो ग्लास का था। उस टीवी का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा था। बट आजकल कौन से टीवी आ गए बच्चों? एलईडी टीवी, इनका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत कम हो गया है। एसी पुराने जमाने में लगा करते थे,
उसमें जो कंप्रेसर थे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे। यू कैन से कि 2000 वॉट चिल्ड्रन, कितना 2000 वॉट, लोगों की वाट लग जाती थी इस वॉट में। तो इन दैट केस सोचा गया कैसे इस एसी को थोड़ा सा इकोनॉमिकल किया जाए, अलग तरीके के कंप्रेसर्स डिजाइन किए गए, और अब अच्छी कंपनीज के एयर कंडीशनर्स लगभग 30% इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं बस। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी, बट सप्लाई उस तरह से गवर्नमेंट नहीं बढ़ा पा रही थी, तो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस आने लग गई। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को स्कैर्स रिसोर्स बोल दिया या अबंडेंट रिसोर्स बोल दिया चिल्ड्रन, स्कैर्स रिसोर्स। तो स्कैर्स रिसोर्स को आप कैसे यूज करते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस, या आप यूज ही नहीं कर पाते और बर्बाद करते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस। कैसे यूज करते हैं। तो आपके घर में अगर खाना थोड़ा सा बच जाएगा, व्हाट यू विल डू, थ्रो इट अवे। कुत्ते खा लेंगे सड़क पे, मम्मी से आपने रख दो, कल दोस्तों को बुलाएंगे। सड़क पे कुत्ते खाएं दोस्त खाएं, बात तो एक ही है। समझ में आ गया। आप अगले दिन स्कूल छोला भटूरा ले गए, दोस्त बहुत खुश, उनको लग रहा था मम्मी ने सुबह एफर्ट किया होगा, बाद में जब सबने खा लिया बताया कुत्तों को डलने जा रहा हूं, मम्मी मना किया, छोड़ दो दोस्तों को देना, स्कूल ले जाएंगे, थोड़ा सा टीचर को भी टेस्ट कराती है। तो इन दैट केस आपने क्या किया, स्कैर्स रिसोर्स को बेस्ट यूज किया। तो दिस इज कॉल्ड एज रियल इकोनॉमिक्स इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोफेसर रॉबिन्स। समझ में आ गई बच्चों। मेरे पास पैसे तो नहीं है बट दिमाग बहुत तेज है। आपके पास जेब में 1 करोड़ रुपए है और मेरे पास आपको पढ़ाकर आपसे 1 करोड़ लेने का आइडिया है, तो आई एम इक्वली रिच और नॉट। कुछ बच्चे हो सकता है उनके क्लास से भाग जाए, अरे सर ले लेंगे पैसा हमारा। तो सो कॉल्ड लियोनल रॉबिन साहब ने बोला एवरीथिंग इज नॉट सो कॉल्ड मटीरियल वेल्थ। कुछ वेल्थ टीचर डॉक्टर एडवोकेट सिंगर इनके पास भी होती है। सोनू निगम जी पहले, क्या लोग इतना जानते थे उनके बारे में, नो। गुलशन कुमार जी थे टी सीरीज के ओनर, अब तो उनकी डेथ हो गई, मर्डर कर दिया था वही दाऊद भाई ने अपने। समझ में आ गया, मैंने बहुत मना किया निपट जाओगे जेल चले जाओगे, मेरी बात माने नहीं, भोग रहे हैं आज तक। तो उन्होंने छोटे छोटे स्टार्स को पकड़ा, गाना गवाया उनसे, और 25-30 रुपए में ऑडियो कैसेट बेचना स्टार्ट किया। जब तक टी सीरीज नहीं था इंडिया में, चिल्ड्रन आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक एक ऑडियो कैसेट 70-80 रुपए का आता था। खैर आप उस एज के नहीं, अपने पापा मम्मी से पूछेगा, दे विल टेल यू। तो गरीब लोग ऑडियो कैसेट इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो गुलशन कुमार जी ने सोचा कि मैं इस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करूंगा, जैसे अंबानी जी ने मोबाइल के केस में किया। अर्लियर मोबाइल यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कॉल्स वर वेरी एक्सपेंसिव। 4G का तो एयरटेल का प्लान 1500 रुपए महीने का था, ये लोग तो फोकट में देने लग गए। तो वैसे ही रेवोल्यूशनाइज किया इन्होंने इंडस्ट्री को। और गुलशन कुमार जी ने सोनू निगम जी हो गए, अनुराधा पौडवाल जी हो गए, ये सारे सारे छोटे छोटे सिंगर्स को पकड़ा। और आज सोनू निगम जी का एक शो अगर आपको करवाना है तो कम से कम आपको 20 से 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 2-2.5 लाख दे तो मैं ही आके गा दूंगा, मुंह चलाऊंगा आवाज यूनिक चलेगी पीछे से। तो अब सोनू निगम जी क्या सामान बेचते हैं 25 लाख का, नो। पूरा इनका ट्रूप आता है, ट्रूप क्या, पलटन, व्हाट इट क्लियर। अब 1-2 लाख तो उनके आने जाने खर्चा हो गया, ओला बाइक पे तो आएंगे नहीं सब लोग, वैनिटी बसेस होंगी। और तब भी 25 लाख में 5 लाख का खर्चा, और कमाई कितनी, 20 लाख। कुछ लोग क्या करेंगे, सर बड़ी स्क्रीन लगवा के एलईडी डिस्प्ले करा देंगे, यूट्यूब पे सब है वीडियो इनका। तो इन दैट केस ये सोनू निगम जी की क्या है, वेल्थ है कि नहीं है। डॉक्टर ने एक किडनी निकाली आपकी इलाज की और दूसरी 18 लाख में बेच दी। ये काम क्या आप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एडवोकेट, जितनी अकल इनके पास होती है दुनिया में उतनी अकल किसी के पास है ही नहीं। इसका आपको एक ब्रह्मास्त्र भयंकर एग्जांपल देता हूं बच्चों। ऐसा एग्जांपल कि आप एकदम इतना सुपर खुश हो जाएंगे कि सर प्रयागराज की पावन धरती पर पैदा होकर हमने बहुत बड़े पुण्य किए हैं। इसका मतलब ये बहुत पुरानी बात है, और जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लोगों ने सुना होगा, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। मेरे को ऑफर आया था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, आप इन्हीं को दे दीजिए। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े फेमस सीनियर लॉयर थे। एक लेडी उनके पास गई, प्री इंडिपेंडेंस एरा या अबाउट टू इंडिपेंडेंस एरा था, या शायद उसके बाद, व्हाट्सएवर इट इज, डेट नहीं याद मेरे को। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पति के ऊपर संगीन जुर्म लगे हुए हैं, इनको बचा लो। तो उन्होंने फाइल वाइल देखी और बोला कि बहुत मुश्किल है कि इसको फांसी से रोका जा सके, ठीक है देखते हैं जो हो पाएगा। द डे जिस दिन फांसी देनी थी बच्चों, तो वहां पे एक जल्लाद होता है जो काले रंग का कपड़ा पहनाता है, और फिर वो ऐसे नॉट टाई करेगा और लीवर खींचेगा, पैर नीचे, और जवान निकल जाएगी बाहर। समझ में आ गया। तो वहां पे वो विजिट किया, मैजिस्ट्रेट वॉज देयर, जेलर वॉज देयर, डॉक्टर साहब थे। जल्लाद ने जैसे ही काला कपड़ा पहनाया और टाई लगाई, मतलब टाई इन द सेंस रोप टाई की, तो उन्होंने बोला मोतीलाल नेहरू जी बस। कह रहे क्यों भाई आप बस बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम।
अभी लीवर खींचेंगे तब इनकी फांसी कंप्लीट होगी। कह रहे जज साहब ने लिखा था टू बी हैंग्ड, क्या लिखा था, फुल स्टॉप। और हैंग्ड की डेफिनेशन आप रिस्पेक्टिव कानून में देख लीजिए, यही लिखी है, पुटिंग द क्लॉथ ऑन द हेड एंड टाइंग द नॉट, दैट्स इट। लीवर खींचने वाली बात तो यहां लिखी ही नहीं है। समझ में आ गया? उसके बाद फिर अमेंडमेंट किया गया कानून में और ये बोला गया कि जजेस जब भी डेथ सेंटेंस देंगे लिखेंगे टू बी हैंग्ड टिल डेथ, टिल डेथ। और पेन की निब तोड़नी पड़ती है ताकि आप उस ऑर्डर को चेंज ना कर लें उसी पेन से बेसिकली। समझ में आ गया? तो ये है लॉ की पावर, कैसे आप उसमें लूप होल ढूंढेंगे बेसिकली। टू बी हैंग्ड टिल डेथ, करें हैंग में तो बस ये लिखा है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं लीवर खींचना, क्यों लीवर खींच रहे हो तुम? और अगर तुमने लीवर खींचा तो तुमने लॉ को वायलेट किया, मैं अलग तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट का केस करूंगा कि तुमने कानून को सो कॉल्ड फॉलो नहीं किया है। तो बच्चों एडवोकेट के पास भी वेल्थ है कि नहीं है? तो दैट इज इंटैंजिबल वेल्थ। तो इस बात को ना अल्फ्रेड मार्शल जी ने देखा, और सॉरी ना प्रोफेसर मार्शल ने देखा, ना एडम स्मिथ ने देखा। किसके दिमाग में बात आई? रॉबिन्स के दिमाग में। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का कंफर्म? तो जितनी ज्यादा दही होगी उतना पराठा खाने में मजा आएगा, ये एडम स्मिथ बोलता था, ये प्रोफेसर मार्शल बोलते थे। ये क्या बोलता था? अगर दही कम है तो उतना एडवांटेज कैसे लिया जाए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, और लोग बढ़ गए और पानी मिला दीजिए, और बढ़ गए पराठा खाते जाइए, दही सूंघते जाइए। दैट इज हाउ टू यूज योर स्कैर्स रिसोर्स बेसिकली। समझ में आ गया? लालू प्रसाद यादव जी का एक एग्जांपल देता हूं। एक बार सुब्रत राय सहारा जी, अभी मर गए, सारा ओनर जो थे सारा ग्रुप के, उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को बोला कि भाई आप इंडियन रेलवेज हमको दे दीजिए, जो भी आपकी कॉस्ट आती है प्लस 20% जोड़ के हमसे पैसा ले लीजिएगा। तो लालू प्रसाद यादव जी ने बोला भाई मैं रेल मंत्री हूं, आज तक इतने साल से इंडियन रेलवेज प्रॉफिट में नहीं गया, आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है? कह रहे जादू की छड़ी नहीं है, सिस्टम है मेरे पास। आप एक ट्रेन का नाम लीजिए इंडिया में जो खाली चलती हो। कह रहे ऐसी तो कोई नहीं, सब ओवर क्राउडेड रहती हैं। फिर आपको लॉस कैसे होता है? क्योंकि आपके जो टिकट कलेक्टिंग एजेंट हैं वो अपनी जेब में पैसा डाल लेते हैं और वो WT टिकट काटते नहीं है। तो क्या करें, कैमरा लगा दे सबके मुंह पे? नहीं नहीं नहीं, ऑटोनॉमी दीजिए। जितना ज्यादा WT चालान वसूल के लाओगे उतना आपका प्रमोशन होगा। तो TTs को ऑटोनॉमी दी गई और आज इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो रिसोर्स कैश था। उसके बाद लालू प्रसाद जी ने और दिमाग लगाया, जो 3 टियर का डिब्बा होता है उसमें 3 बर्थ इधर 3 इधर होती है, सामने भी 3 लगा दी और एक नया डिब्बा चला दिया, दैट इज थर्ड इकोनॉमी। तो एक सो कॉल्ड डिब्बे में जिसमें 64 लोग ट्रैवल करते थे अब हो गए 72, तो ऑटोमेटिकली 8-10% रेवेन्यू बढ़ गया। जैसे टेम्पो वाले करते हैं, बैठाने की जगह 6 लोग किए, बस चले तो 600-700 उजड़ दे उसके अंदर। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मैनेजिंग देयर स्कैर्स रिसोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, तो ये तीसरी डेफिनेशन। तो आप पहले हेडिंग लिख लें, क्रिटिसिज्म्स क्या थे, सिर्फ हेडिंग्स लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। मार्शल की डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म्स थे। पहला लिख लीजिए बच्चों, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल गुड्स। तो इन्होंने सोचा कि रईस सिर्फ बिजनेसमैन है, टीचर बहुत गरीब है, डॉक्टर उससे भी ज्यादा गरीब है, और सिंगर तो मंदिर के सामने बैठा है। बल्कि रियल लाइफ में जितना पैसा आज ये कमाते होंगे, मतलब इसमें पहली कैटेगरी को आप छोड़ सकते हैं, इन सबको ले सकते हैं, इतना शायद कोई भी नहीं कमाता होगा। समझे सब लोग? ओनली पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, कोई आगे अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इतना आप रट भी नहीं पाएंगे। आपको बस हेडिंग लर्न करनी है, बाकी समझ के एग्जाम में खुद से ही लिखना है। ओके, डन दिस। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स हैज नो रिलेशन विद मटेरियल वेलफेयर। ये क्या बोल रहे हैं सर, पगला गए क्या? नहीं पगलाए नहीं है। अल्फ्रेड मार्शल ने, सॉरी मेरे मुंह से बार बार अल्फ्रेड मार्शल निकल जाता है, प्रोफेसर मार्शल ने कहीं पे भी अपनी डेफिनेशन में ये नहीं बताया कि इकोनॉमिक्स आपको वेलफेयर के बारे में बताती है। मार्शल साहब ने डेफिनेशन में बस ये लिखा, व्हाट यू पोजेस दैट गिव्स यू वेलफेयर और नॉट। आई रिपीट, व्हाट यू पोजेस दैट गिव्स यू वेलफेयर और नॉट। ये इकोनॉमिक्स है कि नहीं उन्होंने क्लियरली कहीं नहीं लिखा। डेफिनेशन में क्या लिखा था, फिर से एक बार देख लीजिए आप। डेफिनेशन में लिखा था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ द पर्सन इज गोइंग टू गेट वेल्थ एंड हाउ ही इज गोइंग टू स्पेंड इट। डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा दैट इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स वेलफेयर ऑफ पीपल एज वेल। तो इन्होंने डेफिनेशन लिखी तो, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन गायब हो गया। सो सबसे पहले
इन्होंने भी ठीक से वेलफेयर को डिफाइन नहीं किया। और दूसरी चीज, देर आर मेनी एक्टिविटीज चिल्ड्रन जो सो कॉल्ड हमारे आपके बीच में सोसाइटी में होती तो हैं, बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी वेलफेयर। जैसे सर, काफी लोग वाइन कंज्यूम करते हैं। अमेरिका को क्या लगता है, पूरी दुनिया में हमेशा वॉर होती रहे। समझ में आ क्या? कहते ना, हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुद्दे सेटल करा देंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुद्दा है ही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बिजनेस है वॉर का। जम्मू एंड कश्मीर क्या है बच्चों? इट्स नॉट अ स्टेट, इट्स एन इंडस्ट्री। इट्स एन इंडस्ट्री। तो दुनिया में लड़ाइयां जितनी ज्यादा होंगी, ये फ्रांस का, अमेरिका का हथियार उतना ज्यादा बिकेगा। तो क्या वो लोग अमन शांति चैन चाहते हैं? डॉक्टर हमेशा चाहता है मनुष्य बीमारी पड़े रहे सब लोग। वकील हमेशा चाहता है लड़ाई झगड़ा होता ही रहे सास बहू में। टीचर कभी नहीं चाहता मेरा बच्चा फेल हो जाए। समझ में आया? वो यही चाहता है अच्छे नंबर से अगली क्लास में जाए, फिर 4 रिश्तेदारों को रेफर करे, फिर और बच्चे पढ़ने आए। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो वॉर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्म्स एंड एम्युनिशंस का गिव एंड टेक होता है। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में हुई थी। मेरे को वो क्या पट्टी पुटीन, क्या नाम है उनका, पुटिन नाम आया, तो पुटीन दीवार में यूज होती है। तो उनको मैंने समझाया भाई लड़ाई झगड़ा बंद करो, बहुत गर्मी बढ़ रही है यहाँ पे, बम हम फोड़े जा रहे हो तुम। मान ही नहीं रहे थे मेरी बात। फिर मैंने मोदी जी को बोला देखिए भैया आप कुछ, मैं तो क्लास में बिजी हो गया हूँ भैया, मेरे पास टाइम नहीं है। तो प्रोडक्शन ऑफ वाइन भाई उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं। 28% भारत सरकार को लिकर पे और टोबैको पे टैक्स भी मिलता है। बट ड्रिंकिंग ऑफ वाइन इज गुड फॉर हेल्थ। अगर ऐसा हो तो हर बच्चा स्कूल में बॉटल भर के ले जाएगा। समझ में आ गया? तो इट्स नॉट गुड। और मुकेश का तो आपने फोटो देखा होगा, मुकेश को देखा होगा ना, हर मूवी पहले चला आता है फटा जबड़ा लेके। क्या उतना सुनने के बाद भी हिंदुस्तान में लोग सुधरे हैं? दिन भर पान खा के पिच 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 करते ही रहेंगे। समझना क्या भाई? पान का पत्ता इज गुड फॉर डाइजेशन, पान का पत्ता इज गुड फॉर डाइजेशन, बट जो उसके साथ का टोबैको है वो मुकेश बना देगा किसी दिन। मूवी में काम करने को तो सर मिला नहीं, कम से हमारी क्लिप चलेगी एक पहले। तो इन दैट केस भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये भी हैं, बट आर दे गुड? दे आर नॉट गुड। एक इसमें मेरे दिमाग में और आता है बच्चों, पैथोलॉजी टेस्ट। डरा डरा के हर 6 महीने पर टेस्ट करा लेना, हर 6 महीने पर टेस्ट करा लेना। तुम वो 10 ग्राम खून निकलवा दो, गारंटी 2-4 समस्याएं निकल आएंगी। मैंने एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, कोलेस्ट्रॉल लेवल वाज 340 और 200 के ऊपर इट वाज हाई रिस्क। माय वाइफ सेड कुछ सोचो। मैंने कहा सोच लिया। कह क्या? मैंने कहा टेस्ट ही नहीं कराना। मैंने कहा 200 के ऊपर अगर हाई रिस्क है तो 340 पे कुछ तो हरकत हो शरीर में, शरीर में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैंने ये फर्जी टाइप का टेस्ट है। उसके बाद फिर एक और टेस्ट कराया, उसमें लेवल रिड्यूस हो गया 190 आ गया। मैंने लो 2000 ये लेके गया, 2000 ये लेके, मेरे 4000 बर्बाद हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो पैथोलॉजी टेस्ट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट इससे आपके अंदर एक डर आ जाता है आज खून निकलेगा, थोड़ा तो बीपी ऊपर नीचे वैसे ही हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट प्रोवाइड वेलफेयर, डज नॉट प्रोवाइड वेलफेयर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चिल्ड्रन, डॉक्टर के पास आप चले जाइए, अगर कुछ भी नहीं होगा ना, वो आपको कम से कम 400-500 की मल्टीविटामिन चिपका देगा। किसी पापा में डॉक्टर तो नहीं है? नहीं है ना? वेरी गुड। क्यों चिपकाएगा सर? क्योंकि अगर वो दवाई नहीं देगा ना, यार बड़ा बेकार डॉक्टर था, कुछ दिया ही नहीं दवाई, अगली बार जाएंगे नहीं इसके यहाँ। तो जब तक डॉक्टर 10-15 हजार के टेस्ट वेस्ट लिख के ना दे दे, पेशेंट के सामने डॉक्टर की इज्जत भी नहीं बनती। डॉक्टर मजबूर है बेचारा। अगर डॉक्टर बोले एक्सरसाइज करो, योगा करो, चाउमीन मोमोज ना खाओ, ऐसे कैसे ना खाए? एक जिंदगी मिली है, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर ले हम जाके। तो हम वही सड़े तेल का छोला भटूरा पप्पू हलवाई का, नाली के पानी से बनी हुई चटनी मुन्ना हलवाई की जरूर खाएंगे, तभी तो कोविड नहीं होगा हमको। समझ में आई बात बच्चों? तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे वेलफेयर होता है, बट कुछ ऐसी भी है जिससे कोई वेलफेयर नहीं होता है। अभी मेरी सिस्टर सो कॉल्ड आई थी कुछ दिन पहले, तो उसके पास एक पर्स टाइप, वो झोला टाइप बैग में नहीं होता, MK लिखा था। मैंने क्या बकवास था, 2 कौड़ी खरीदा। कह रही 10,500 का है। मैंने कहा चलो ले चले, चौक बाजार में 350 मिलता है। कह रही हो तो डुप्लीकेट होगा। तो मैंने कहा इसकी क्या गारंटी की ओरिजिनल है? अब माइकल कोरेस का था, शोरूम से लिया हुआ था, तो भैया 10,500 का है। मैंने कहा 600 का पर्स लो, बाकी 9,900 म्यूचुअल फंड में लगाओ। खोपड़े में बात गई। तो क्या ये वेलफेयर देगा? नो। तो मैंने कहा इतना महंगा क्यों खरीदा? कह रही गिफ्ट मिला है। मैंने मेरे गिफ्ट में दुकानदार को वापस कर दूंगा जाके। समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हेन आई बॉट माई दैट न्यू कार जिसकी मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने एक 499 रुपए की फेररो रोशर की चॉकलेट मेरे को दे दी।
मैंने कहा ये हमको नहीं चाहिए, इसका पैसा लेस कर दो तुम कार में। कह रहे सर अच्छी बात है, घर ले लोग खाएंगे। मैंने कहा एक बार महंगी चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई, खर्चा बढ़ जाएगा घर का, तुम हटाओ इसको। तो सो कॉल्ड ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें पैसे के हिसाब से वेलफेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ भुकालबाजी के लिए किया जाता है सब काम। ब्रांड आइडेंटिटी। दो दोस्त वुडलैंड की फटी हुई जीन्स खरीद के ले आए, हम भी फटीचर कपड़ा पहनेंगे। पापा कह रहे हैं बेटा तमीज अमीज है, पापा दिस इज फैशन। तो पापा कहेंगे बेटा वो हमारे मुन्ना की जो गाय है ना, वो सबसे ज्यादा फैशनेबल है, फिर तो फटा बोरा पहनी रहती है हमेशा बढ़िया। अंडरस्टैंडिंग। तो क्या बच्चों इन हरकतों से कोई वेलफेयर होता है? तो इकोनॉमिक्स पढ़ के मेरे से आपके जीवन की काफी विचारधारा चेंज हो जाएगी। आप 1999 का एक ट्राउजर नहीं लेंगे, 399 की 6 टी-शर्ट खरीद लेंगे। चला जाए आगे। तीसरा, इकोनॉमिस्ट के पास कोई भी स्केल नहीं होता जिससे आप वेलफेयर मेजर कर पाए। आई रिपीट, जिससे आप क्या मेजर कर पाए? वेलफेयर। मम्मी है दिन भर डांटती रहती हैं, पापा है दिन भर कंसोल करते रहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो इन द सेम बोट। समझ में आ गया? बट 10 साल बाद आपको समझ में आएगा सही परवरिश किसने की थी। मम्मी पापा तो बिगाड़ रहे थे। समझ में आया? सारी ख्वाहिशें उल जलूल पूरी कर करके खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का कड़वी दवाई होती है। बचपन पापा में ऐसे मुंह पकड़ा होगा और दवाई घुसड़ी के अंदर, आप भी कह ठीक है, जब चम्मच बाहर निकली दवाई बाहर निकलेगी। जब तक चली नहीं जाएगी मेडिसिन अंदर तब तक चम्मच। इंजेक्शन ठोके गए होंगे आपको बचपन में ताकि बड़े हो गए आप शक्ति कपूर की तरह ऐसे करके ना चले, तो उस समय बड़ा बुरा लगा होगा, बट उसने आपको वेलफेयर दिया। समझ में आ गया? तो आप इकोनॉमिक्स में वेलफेयर पढ़ते जरूर हैं चिल्ड्रन, हंसने की बात नहीं है, बट आप वेलफेयर को मेजर कर ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? आपने नया आईफोन 15 खरीद लिया, 4 दोस्त मोहल्ले वाले, 3 और गधे, अरे आईफोन है बहुत बढ़िया, बाद में क्या कहेंगे बेवकूफ कहीं का, 1 लाख का फोन खरीद लिया। अरे 20,000 का फोन लेकर 80,000 म्यूचुअल फंड में डाल देता, बुढ़ापे में कम से कम 4-5 लाख रुपए हो जाता। बागबान वाला अमिताभ बच्चन का हाल तो ना होता कम से कम। तो आप हर मटेरियल चीज से, हर सो कॉल्ड प्रोडक्ट से या सर्विस से वेलफेयर अटेन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरे को बताइए कि मैकडॉनल्ड में इतनी बार आपने बर्गर खाया, कितना वेलफेयर आपका हुआ? कुछ नहीं सर, गए तो चोंच बना फोटो खींच लिए, स्टेटस अपलोड किए, 2-4 लोग को चला है, बस काम खत्म। उसके बाद क्या? उसके बाद वही घर घर का दाल चावल रोटी सब्जी और क्या। तो ये वेलफेयर आप मेजर नहीं कर सकते। तो दिस वाज द सेकंड क्रिटिसिज्म। समझ गए इस बात को? सिर्फ हेडिंग लिखिएगा, अंदर कुछ मत लिखिएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज को इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा, वन इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एंड सेकंड इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक। बट मेरे हिसाब से भी कोई भी एक्टिविटी बच्चों दुनिया में नॉन इकोनॉमिक होती ही नहीं है। अगर आप अंधे को सड़क भी पार करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका मतलब है ये मेरे को आशीर्वाद देगा, मेरे नंबर 98 से 99 आ जाएंगे। समझ में? सिर्फ पापा मम्मी ऐसे व्यक्ति हैं धरती पे जो बदले में आपसे कुछ एक्सपेक्ट। सर क्या मतलब पापा में हमसे कोई उम्मीद नहीं है? अरे मतलब उम्मीद है, रोइएगा मतलब उम्मीद है, बट ये नहीं कि कल को आप पैसा लाएंगे देंगे तो सो कॉल्ड उसी से उनका खर्चा पानी चलेगा। अब बच्चे के सर असलियत बताएं, सर वापस भी नहीं करेंगे वो लोग। खैर समझ में आ गई इतनी बात? ये बात सबको क्लियर हो गई? तो 2 तरह से एक्टिविटीज डिवाइडेड है, वन इज इकोनॉमिक, अदर इज नॉन इकोनॉमिक। बट ऐसा नहीं होता, देर आर मेनी अदर एक्टिविटीज चिल्ड्रन जिसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी नहीं है। सेकंड पॉइंट लिख लिया सब बच्चों ने? थर्ड को भी लिख लीजिए झटपट। और आखिरी पॉइंट चिल्ड्रन, क्लासिफिकेटरी। many categories have been defined. Some activities are ordinary, some are extraordinary, some are social, some are unsocial, some are material and some are non-material, some are economic and some are non-economic. अब सर ये होती कौन सी है? भाई आप डेली स्कूल जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पापा अपने ऑफिस जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, मम्मी भी किट्टी पार्टी वार्टी जा ही नहीं है, आपसे त्रस्त होकर। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हर इंसान के जीवन में चलती चलती है। दिवाली का टाइम था, आपने सोचा कि सड़क पे बॉटल तो है नहीं, ऐसे ही रॉकेट रख के छुड़ाते हैं, एक अंकल की कार ही रॉकेट बना दिया आपने। एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटी। फिर घर में मम्मी का नया सैंडल वगैरह आपके ऊपर बरसाया गया, वो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटी थी। सोशल एक्टिविटी, कहीं भी किट्टी पार्टी चल रही है, आप मुंह मारने चले गए वहां पे, हम हौसी खिला देंगे यहाँ पे आंटी लोग को सबको। इज दैट क्लियर? इट इज व्हाट? सोशल। मोबाइल फोन में आपने ऑडियो ऑन कर दिया, सब अपनी सासू माँ की बुराइयां कर रही थी, आपने सब रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। इट इज व्हाट?
अनसोशल, इट इज व्हाट, अनसोशल। आंटी लोग को आपने बोला मैं हाउसी खिला दूंगा या खिला दूंगी, बदले में खाना भी देना और 10 रुपए पर आंटी मेरे को पे कर दे, 20 आंटियां थी, 200 आपके बन गए, फिर आपने उसको आईपीएल में लगा दिया जाके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आंटी लोग को पता लग गया आपने उनके ऑडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं, चप्पल ही चप्पल पढ़ना चालू, इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन मटीरियल एक्टिविटी। समझ में आई बच्चों बात? तो सो कॉल्ड की ढेर सारी हरकतें होती तो हैं इकोनॉमिक्स में, बट हमारे मार्शल चाचू ने इनको क्लासिफाई किया ही नहीं। एक तो बेचारा इतनी मेहनत से इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखा, लोग चले उसकी टांग खींचने के लिए। समझ में आ गया बच्चों? तो बस ये हेडिंग लिख लीजिए, रॉन्ग डिविजन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर आफ्टर राइट क्लासिफिकेटरी। लिख दिया सबने? एवरीबॉडी? बड़ा तेज छापे जा रहे हैं लोग भाई। तो भाई अब हमारे रॉबिन्स चाचू ने इतनी बेइज्जती कर दी है डेफिनेशन की, और इन्होंने क्या लिखा, लेट्स सी, ध्यान दीजिएगा। इनकी डेफिनेशन में एडम स्मिथ भी आएंगे, इनकी डेफिनेशन में प्रोफेसर मार्शल भी आएंगे, और ये खुद भी आएंगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन्होंने दूसरे की टांग खींची, तीसरा इनकी खींचेगा। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज व्हाट, ह्यूमन बिहेवियर। यहीं से पता लग जाता है दैट इट इज अ सोशल साइंस। इज दैट क्लियर? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मीन्स का मतलब हो गया मटीरियल एंड नॉन मटीरियल गुड्स, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। मेरा लैपटॉप मटीरियल गुड्स है, बट इसके अंदर जो नोट्स है मेरे पास वो नॉन मटीरियल। मेरा हाथ जो है ये मटीरियल है, बट पढ़ाने का जो मेरा तरीका इट इज नॉन मटीरियल। स्कैस शब्द का यहां इस्तेमाल किया गया है, क्या किसी डेफिनेशन में स्कैस शब्द का इस्तेमाल किया गया था बच्चों आज से पहले? नो। एंड्स का मतलब सेटिस्फैक्शन, आई रिपीट, एंड्स का मतलब, तो मैं कैसे अपना टाइम एंड एनर्जी यूज करूं पढ़ाने में कि मैं सेटिस्फाई हूं, सो कॉल्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो। आप कैसे अपना टाइम एंड एनर्जी यूज करें कि आप सेटिस्फाई हो? सर हम क्या करेंगे ना, आपका वीडियो देख देख के अपना चैनल हम भी बनाएंगे सर, और हो सकता है पीडब्ल्यू की तरह हमारा ईडब्ल्यू बन जाए, इकोनॉमिक्स वाला। समझ में आ गया? ध्यान से पढ़े नहीं दही बड़े वाला बनेंगे। विच हैव व्हाट चिल्ड्रन, ऑल्टरनेटिव यूजेस। मिल्क, वेरी सिंपल, अगर लग रहा है कि खराब होने वाला है, तुरंत मम्मी क्या करेंगी? सर पनीर, मेरा पनीर बनाएंगी? नींबू ही डाल के पनीर बनता है। समझ में आ गया? पता लगा नींबू नहीं है, अमचूर डाल दो, लाल मिर्च डाल दो, और पनीर बना लिया आपने। समझ में आ गया? या दही भी बना सकते हैं, या उसकी आइसक्रीम जमा लीजिए, और पड़ोस वाले अंकल आंटी को बुला लीजिए, आइसक्रीम खाइए, आइसक्रीम खाइए। कह रहे अरे आपने कष्ट क्यों किया? नहीं नहीं, फेंकना था, जानवर खाते, आप ही खा लीजिए कम से कम। समझ में आ गई बात? बेलन खरीदने गए आप बाजार में मम्मी के साथ, मम्मी ने पूछा क्या प्राइस है, आपने कहा 450। मम्मी ने कहा ले लो, ले लो, ले लो, रोटी बनाने काम भी आ जाएगा। समझ में आ गया? तो बेलन एज ऑल्टरनेटिव यूजेस। शू खरीदने गए, आपने पापा का वो स्केचर का शूज है, 4500 का है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, पापा कह रहे हाँ ले लो, ले लो, पहनने के भी काम आ जाएगा। तो सो कॉल्ड चीजों का अल्टरनेटिव यूज होता है। जैसे आप इस रूम को जहां बैठ के पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन लेक्चर वाले बच्चे हमारे, तो इस रूम को ओरिजिनली क्लासरूम की तरह कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था, खाली पड़ा रहता था, कोई गेस्ट आता नहीं था, तो मैंने सोचा लेट अस कन्वर्ट दिस ड्राइंग रूम इनटू क्लासरूम। तो क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव यूज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया? आ गया? चलिए, तो ये सारी बातें जब हम बोल रहे हैं रिसोर्सेज मींस, तो यहां पे आ गए हमारे एडम स्मिथ साहब। सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोफेसर मार्शल भी चले आए। नई चीज क्या बोल दी इन्होंने, विच आर शॉर्ट इन सप्लाई, ये लियोनल रॉबिन्स, और यहां पे भी सो कॉल्ड लियोनल रॉबिन्स। सॉरी, समझ में आ गया बात? चलिए झटपट डेफिनेशन कॉपी करें बच्चों, क्योंकि जब एमसीक्यू आंसर करेंगे ना बच्चों, तो वहां पे आपको ये सारी बातें पूछी जाएंगी। ये डेफिनेशन लिख के दे देंगे और बोलेंगे द टर्म रिसोर्सेज या स्कैर्स मींस रिप्रेजेंट्स द मटेरियल थिंग्स which persons or economists ideology is reflected in this definition। तो आपका आंसर होगा एडम स्मिथ। समझ में आ गया? सेटिस्फैक्शन इज रिफ्लेक्टेड विद द वर्ड एंड्स, मतलब फाइनली हम अचीव क्या कर पाएंगे, तो ये किसकी आइडियोलॉजी थी? प्रोफेसर मार्शल की। लियोनल रॉबिन्स ने क्या ऐड किया? स्कैर्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये दो चीज उन्होंने खुद से लिखी है। अंडरस्टूड? डू इट फास्ट चिल्ड्रन।
और इसके आगे की कहानी हम अगले लेक्चर में पढ़नी स्टार्ट करेंगे।